हेलो, नमस्कार, प्रणाम, दुआ सलाम। कैसे हैं आप सभी? तो हम देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है उसको स्टडी लगभग कर लिया है। काफ़ी सारी चीज़ें हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और उससे रिलेटेड जो है वो डिस्कस कर ली हैं। आज हम इलेक्ट्रोलाइसिस की तरफ जाएंगे, यानी इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल होते हैं उनकी क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइसिस टर्म जो है वो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है। उसके बाद हम बहुत सारे टर्म्स, जिसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी है। तो कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी में जाने के लिए हम रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पढ़ेंगे, ठीक है जी। फिर हम आगे सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइसिस देखिए, विद्युत अपघटन का क्या मतलब है ना। विद्युत अपघटन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई सब्सटेंस विद्युत के प्रवाह की वजह से टूट जाता है, आयंस में टूट जाता है, तो उसको विद्युत अपघटन कहा जाता है। यानी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से या विद्युत की प्रवाह की वजह से किसी पदार्थ का डिकम्पोज हो जाना, है ना, विघटित हो जाना, क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है, ठीक है जी। तो अगर प्रॉपर लैंग्वेज में कहें तो विद्युत के प्रवाह की वजह से किसी पदार्थ का अपघटन हो जाना विद्युत अपघटन कहलाता है, ठीक है जी। तो डिकम्पोजिशन ऑफ एनी सब्सटेंस ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके, उसके बाद देखिए कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा? पहले रेजिस्टेंस। ओके, तो रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध जिसको बोला जाता है। तो देखिए नाम से ही आपको पता चल रहा है कि प्रतिरोध, प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का विरोध करना, प्रतिरोध, है ना। तो ऐसे सब्सटेंस जो या कोई सब्सटेंस किसी भी वजह से या जिस वजह से इलेक्ट्रिसिटी के प्रवाह का विरोध करता है, यानी शाब्दिक रूप से अगर हम इसको बोलना चाहें तो कैसे बोलेंगे कि पदार्थ का वह गुण जिसकी वजह से वह इलेक्ट्रिसिटी के प्रवाह का विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है ना। मैथमेटिकली अगर हम देखें तो किसी भी पदार्थ का या किसी भी सब्सटेंस का जो प्रतिरोध है वो उसकी लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, जबकि उसके क्रॉस सेक्शन एरिया के, यानी उसके क्रॉस सेक्शन एरिया के क्षेत्रफल के, क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। L क्या है? लंबाई है। और ये क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, उसके क्या है? ये व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है जी। और अगर ओहम के नियम की बात करें, है ना, ओहम ने क्या बताया था हमें कि ओहम के अनुसार जो हमारा प्रतिरोध है R, वो क्या होता है अभी? R इज इक्वल टू V/I के बराबर होता है ना। यानी विभवांतर और जो हमारी धारा है उसका अनुपात होता है प्रतिरोध। ओके, तो प्रतिरोध, अगर तार की लंबाई यहाँ पे देखेंगे जितनी ज़्यादा होगी प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होगा। जितना पतला तार है वो उतना ही जल्दी चल जाएगा ना। हाँ, तो और उसका जो क्रॉस सेक्शन है उसके क्या है? वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होगा तो वो जल्दी से नहीं जलेगा। इसलिए हमें खंभों पे देखते हैं मोटे मोटे तार होते हैं, जलते नहीं है जल्दी से, क्योंकि उनका प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है ना। हालांकि लंबाई भी बहुत होती है लेकिन प्रतिरोध कम होता है। क्यों? क्योंकि उनका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए। तो अब देखिए, अगर ये समानुपात का निशान हटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एक नियतांक आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। और वो कांस्टेंट यहाँ पे क्या है? ग्रीक वर्ड बोलते हैं रो। ये आपका क्या बोलते हैं? हाँ, रो। रो क्या बोलते हैं भाई? रो बोलते हैं इसको, RHO, रो। ओके, तो रो L/A, R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? रो L/A। जहाँ पे रो क्या है? रो जो है वो हमारा स्पेसिफिक यानी विशिष्ट प्रतिरोध जिसको बोला जाता है। और IUPAC कहती है कि इसको प्रतिरोधकता बोलिए आप। IUPAC क्या कहती है? रो क्या है? रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता, है ना। तो प्रतिरोधकता अगर बात करें हम यहाँ पे तो देखिए, अगर हमारा ये कौन L 1 सेंटीमीटर हो जाएगा और A 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो R बराबर क्या हो जाएगा? रो हो जाएगा,
या यहाँ से भी अगर आप यहाँ से निकालना चाहो तो R इज इक्वल टू ये रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल हो जाएगा। ये रहा आर ए अपॉन एल। तो ए अगर क्या है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और एल क्या है 1 सेंटीमीटर है ना, यानी आर बराबर क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा। तो परिभाषित कर सकते हैं हम प्रतिरोधकता को कि उस चालक का प्रतिरोधकता कहलाएगा जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एकांक होगा और उसकी लंबाई भी एकांक होगी। या यूँ कहिए कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल तथा 1 सेंटीमीटर अथवा 1 मीटर लंबाई वाले कंडक्टर यानी चालक का प्रतिरोध उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। क्लियर है जी। तो ये हमारी रेजिस्टिविटी। बात करें यूनिट की तो हमारे रेजिस्टेंस की यूनिट जो होती है वो हमारे ग्रेट साइंटिस्ट ओहम, उन्हीं के नाम से ओहम क्या होती है भाई, ओहम, ध्यान रखिएगा ओहम। ओके, तो जबकि हमारे रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या हो जाएगी, ओम मीटर, क्योंकि ओहम मीटर, यहाँ से ये हो गया मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा मीटर, तो मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ओहम मीटर, है ना। और या ओहम सेंटीमीटर, तो 1 ओहम मीटर बराबर कितना हो जाएगा भाई 100 ओहम सेंटीमीटर हो जाएगा। 1 ओहम मीटर बराबर क्या है 100 ओहम सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा रेजिस्टिविटी। उसके बाद देखिए बात आती है कंडक्टेंस की। और कंडक्टेंस जैसा नाम से ही पता चलता है चालकता, प्रतिरोध चालकता, यानी एक दूसरे के विपरीत दिख रहे हैं हमें ये नाम से। तो चालकता होती क्या है, अगर शब्दों में हम बयां करें इसको, तो चालकता किसी पदार्थ का वह गुण है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से पास होने देता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है, इलेक्ट्रिसिटी को गुजरने देता है, वह गुण क्या कहलाता है, चालकता कहलाता है। मैथमेटिकली देखेंगे तो इट इज़ जस्ट रिवर्स ऑफ क्या, रेजिस्टेंस, यानी प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, चालकता कहलाता है। 1/r, तो 1/r की जगह अगर हम किसकी वैल्यू रखेंगे, r की वैल्यू रखेंगे, तो r की वैल्यू क्या थी, रो एल अपॉन ए ऊपर चला जाएगा, तो a अपॉन रो एल, हाँ या ना, चालकता बन गई है। चालकता की अगर इकाई की बात करें तो वो क्या हो जाएगी, ओहम का उल्टा मोह, और ओहम का उल्टा ओहम इनवर्स, हाँ या ना। तो चालकता की इकाई क्या हो जाएगी, ओहम इनवर्स हो जाएगी, या जिसको क्या बोलते हैं हम, मोह बोलते हैं। अब देखिए उसके बाद आता है कंडक्टिविटी, जिसको ग्रीक वर्ड काप्पा के द्वारा हम शो करते हैं। ठीक है जी। तो ओम इनवर्स को वैसे साइमन भी बोला जाता है भाई, ओम इनवर्स को क्या बोला जाता है, साइमन। ओके, तो साइमन भी आप लिख सकते हैं ओम इनवर्स को। जैसे यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो ओम इनवर्स साइमन सेमी इनवर्स, ये भी हो जाएगा काप्पा का। तो अब देखिए काप्पा, अगर हम बात करें काप्पा की, तो काप्पा क्या है भाई, प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम क्या कहलाएगा, कंडक्टिविटी कहलाएगा। यानी रेजिस्टेंस का व्युत्क्रम कौन था, रेजिस्टेंस का व्युत्क्रम कंडक्टेंस था, तो रेजिस्टिविटी का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी, है ना। तो देखिए रेजिस्टिविटी का व्युत्क्रम क्या कहलाता है अभी, कंडक्टिविटी, यानी विशिष्ट चालकता जिसको बोला जाता है, या क्या बोला जाएगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस जिसको बोला जाता है। लेकिन IUPAC क्या कहती है कि इसको आप कंडक्टेंस बोलिए, ठीक है जी, सॉरी कंडक्टिविटी बोलिए। तो देखिए 1/कापा इज इक्वल टू 1/रो इज इक्वल टू कापा। सो व्हाट वी कैन राइट हेयर इज, क्या लिख सकते हैं भी हम, अगर देखो कापा यहाँ से डिफाइन भी कर सकते हैं, लेंथ अगर 1 है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी अगर एकांक है, तो हम यहाँ से कापा की डेफिनेशन दे सकते हैं कि एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले पदार्थ की जो चालकता है वो क्या कहलाती है, विशिष्ट चालकता या कंडक्टिविटी कहलाती है। यूनिट की बात करेंगे कंडक्टिविटी की, तो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, किसका, रेजिस्टिविटी का, यानी ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो ओहम इनवर्स सेंटीमीटर, ओहम इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, साइमन लिख सकते हैं, इसलिए यूनिट क्या बन जाती है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर है। तो ये हमारी कंडक्टिविटी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली कंडक्टिविटी, क्योंकि हम स्पेसिफिक कंडक्टिविटी
के बाद में हम जो हमारी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है, तुल्यांकी चालकता की बात करेंगे, या मोलर जो कंडक्टिविटी है उसकी बात करेंगे। तो कंडक्टिविटी के बेस पे देखिए, ये जो क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं पदार्थों का, कंडक्टिविटी के आधार पर हम पदार्थों को कई कैटेगरीज में विभाजित कर सकते हैं, है ना। सबसे पहला नाम कंडक्टर्स यानी चालक। चालक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो सकता है, उनको क्या कहते हैं? हम चालक कहते हैं। अब चालक फिर से कई प्रकार के हो सकते हैं। दो अगर भागों में हम डिवाइड करें, एक तो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक और एक होते हैं आयनिक या इलेक्ट्रोलाइटिक, यानी इलेक्ट्रॉनिक चालक और दूसरे विद्युत अपघट्य चालक या आयनिक चालक। तो इलेक्ट्रॉनिक चालक वे चालक होते हैं, वे कंडक्टर होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से, इलेक्ट्रॉन के गमन की वजह से होता है, उनको हम इलेक्ट्रॉनिक चालक कहते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक चालक फिर से हम कई तरह से डिवाइड कर सकते हैं। मेटल होते हैं, धातु, नॉन मेटल होते हैं, है ना। धातु जैसे बहुत सारे धातु, सोडियम, पोटेशियम, हमारा आयरन, हमारी कॉपर, हमारा Ag, है ना, जो भी वायर होते हैं वो सब मेटल के ही होते हैं। नॉन मेटल जैसे ग्रेफाइट है, हमारा नॉन मेटल है लेकिन वो क्या कर सकता है? कंडक्शन कर सकता है। कार्बन ब्लैक भी कंडक्शन कर सकता है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट देखिए, एक कुछ हमारे इलेक्ट्रॉनिक पॉलीमर्स होते हैं, है ना। क्या होते हैं भाई? पॉलीमर्स, जिनको आप इलेक्ट्रॉनिक पॉलीमर्स बोलते हैं, उनमें से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो सकता है ना। तो देखिए, इसके लिए ये नोबेल प्राइज़ वाला काम है ना। 3 साइंटिस्ट हुए हैं जिनके नाम मैं पढ़ देता हूँ। मैक डायरमेरिट, ओके, मैक डायरमिट, DIARMID, डायरमिट, मैक डायरमिट, हीगर एंड ये आपका शिराकावा, ओके, मैक डायरमेरिट, हीगर एंड शिराकावा। इन्होंने 1977 में क्या किया था? हमारी जो एसिटिलीन है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, उससे क्या बनाया? पॉली एसिटिलीन बनाया, ओके। और उस पॉली एसिटिलीन से फिर उन्होंने जो वेपर आयोडीन है, वाष्पीकृत आयोडीन, उसमें से उसको पास किया है एसिटिलीन को, यानी जो पॉलीमेरिक एसिटिलीन है उसमें से जो वेपराइज्ड आयोडीन है यानी वाष्पीकृत आयोडीन है उसको पास किया। तो उन्होंने क्या पाया कि जो पॉली एसिटिलीन है वो एक तो चमकने लगी, लस्टर, है ना, धातु की तरह चमकने लगी, और दूसरा उसके अंदर धातु की तरह ही कंडक्टिविटी आ गई, यानी उसकी चालकता, यानी वो चालक बन गई, धातु की तरह उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। तो चूंकि ये जो पॉलीमर, कार्बन के पॉलीमर होते हैं जनरली, कार्बन कंपाउंड्स के, तो एसिटिलीन का पॉलीमर है, और ये पॉलीमर जो होते हैं जैसे प्लास्टिक हम देखते हैं बहुत हल्के होते हैं, है ना। हालांकि प्लास्टिक में से तो नहीं पास होती है इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन ये ऐसा पॉलीमर इन्होंने बना दिया आयोडीन उसमें से पास करके, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो सकता है ना। और इसी को क्या बोला गया फिर? इलेक्ट्रॉनिक पॉलीमर्स, ऐसा बोला गया इसको, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, यानी कंडक्टर्स पॉलीमर है ये, यानी ऑर्गेनिक पॉलीमर हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस जनरली हमारे जो कार्बनिक यौगिक हैं उनमें से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं हो सकता है, लेकिन इन्होंने ऐसा करके दिखा दिया है। और चूंकि इनको हल्के होने की वजह से और इनकी जो प्रॉपर्टी है वो स्पेसिफिक होने की वजह से इनका यूज जो है वो आसान रहता है मेटेलिक कंडक्टर के तुलना में, इसलिए इनकी ये जो काम है इसके लिए 2000 में, सन 2000 में इनको नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया है, तीनों साइंटिस्ट को, मैक डायरमेरिट, हीगर और जो तीसरा नाम था आपका शिराकावा, है ना। तो नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया है। और अब तो ऐसे बहुत सारे पॉलीमर्स बन गए हैं जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कर सकते हैं, और इनका जो यूज है वो एक बड़े लेवल पे आज के टाइम में किया जाता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी एक हमारा इलेक्ट्रॉनिक के पॉलीमर है जिनकी जो कंडक्टर है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो सकता है। अब देखिए, इनकी बात करें अगर कंडक्टिविटी की, तो वो किसकी रेंज की होती है? 10 से 10⁻³ की रेंज की होती है। ये एक जनरल सा क्राइटेरिया लिखा है मैंने, ऊपर नीचे भी हो सकता है इसमें। दूसरा नाम है आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक या आयनिक कंडक्टर जिनको बोला जाता है। तो ये ऐसे पदार्थ हैं जिनमें सॉलिड फॉर्म के अंदर तो इनमें से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर आप इसका सॉल्यूशन बना दें या इनको पिघली हुई अवस्था में ले लेते हैं
तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो सकता है, यानी आयंस के माध्यम से इनमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है। और इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ये क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज होते हैं, आयनिक भागों में विभक्त हो जाते हैं, या सॉल्यूशन फॉर्म में ये आयंस के अंदर विभक्त हो जाते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस जिनमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन आयनिक मूवमेंट की वजह से होता है, आयनिक या इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स कहते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है, यहाँ पे आयनों की वजह से हो रहा है। ठीक है जी, तो इस वजह से इलेक्ट्रोलिटिक या आयनिक कंडक्टर। दूसरा होता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स की जो कंडक्टेंस है वो इंसुलेटर और कंडक्टर्स के बीच के दर्जे की होती है, यानी बहुत ज़्यादा भी नहीं होती है और बहुत एकदम कम भी नहीं होती है। 2 से 10 की घात 7 माइनस इस रेंज में इनकी कंडक्टिविटी रहती है, क्योंकि कंडक्टिविटी के बेसिस पे हम ये क्लासिफिकेशन दिखा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी बड़े इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होते हैं, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम या क्यूप्रिक ऑक्साइड है, क्योंकि इनसे जो हमारे ट्रांजिस्टर वगैरह जो बनते हैं वो इस सेमीकंडक्टर्स को यूज करते हुए बनते हैं, तो इसलिए बड़ा इनका कमर्शियल रोल होता है इकॉनमी के अंदर। और इंसुलेटर जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा, यानी बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है उनके अंदर, यानी इतना होता है कि उनमें से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नेग्लिजिबल ना के बराबर होता है, और इनकी जो रेंज रहती है वो 10 की घात माइनस से 20 कंडक्टिविटी की रेंज रहती है, बहुत कम होता है। ठीक है जी, तो इंसुलेटर। एक और नाम आएगा आपका सुपर कंडक्टर। तो सुपर कंडक्टर जो होते हैं उनके लिए ये कहा जाता है कि उनकी रेजिस्टिविटी 0 होती है, यानी रेजिस्टिविटी उनकी क्या होती है, नेग्लिजिबल होती है, नगण्य होती है, इसलिए इनकी कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। सुपर कंडक्टर्स, पहले सुपर कंडक्टर्स ऐसा माना जाता था कि वो बहुत लो टेम्परेचर पे ही सुपर कंडक्टर्स की तरह कोई पदार्थ काम करता है, लेकिन अभी ऐसे सुपर कंडक्टर बना लिए गए हैं, कुछ सिरेमिक मटेरियल से होते हैं, है ना, या उनके मिक्स्ड ऑक्साइड, सिरेमिक के मिक्स्ड ऑक्साइड होते हैं जो 150 केल्विन तक सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। तो सुपर कंडक्टर भी ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, 0 होती है ना, यानी नेग्लिजिबल रेजिस्टिविटी होती है। तो ये हमारी कुछ इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टेंस। जो मेटालिक कंडक्टर होते हैं उनकी कंडक्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने पे कम होती है, ये भी आप ध्यान रखें। द मेटालिक कंडक्टर्स कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विद टेम्परेचर, है ना। और बाकी इनकी जो कंडक्टेंस है वो उनकी नेचर पे ऑफ कोर्स डिपेंड करती है, उनकी प्रकृति पे निर्भर करती है, और उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं उस बात पे भी उनकी कंडक्टिविटी डिपेंड करती है। किनकी, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स की। बात करें अगर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स की, तो इनकी जो कंडक्टिविटी है वो फिर से इनकी नेचर पे डिपेंड करेगी। उसके बाद ये कितना आयनाइज होते हैं, कितना नहीं होते हैं, इस बात पे डिपेंड करेगी, यानी इनकी जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है ना। और इसके बाद अगर बात करें इनके कंसंट्रेशन की, सांद्रता की बात करें, तो सॉल्यूशन हमारा कितना सांद्र है, कितना डाइल्यूट है, इस बात पे इनकी कंडक्टिविटी निर्भर करती है। किस सॉल्वेंट में हमने इनको लिया है, यानी सॉल्वेंट की जो प्रकृति है उसकी विस्कोसिटी कितनी है, इस बात पे भी जो हमारे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स हैं उनकी कंडक्टिविटी डिपेंड करती है। और टेम्परेचर बढ़ाने पे जनरली इनकी कंडक्टेंस जो है वो बढ़ती है, इनकी कंडक्टिविटी बढ़ती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे इनका आयोनाइजेशन बढ़ेगा या इनका इलेक्ट्रोलाइसिस बढ़ेगा, तो इस वजह से। तो ये भी थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रोलिटिक और हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर जो होते हैं उनकी कंडक्टिविटी किन किन बातों पे डिपेंड करती है। ठीक है जी, तो ये हमारा थोड़ा सा जनरलाइजेशन हमने किया है इलेक्ट्रोलाइसिस का, और हमने कुछ टर्म्स के बारे में जाना है, और थोड़ा सा हमने क्लासिफिकेशन किया है किसके बेसिस पे, कंडक्टिविटी के बेसिस पे। नेक्स्ट कुछ वीडियोज़ के अंदर हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस की बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि एक रेजिस्टेंस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो किस तरह से हम मेज़र करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पे होती हैं। तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। ज़िंदगी में खुश रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेट गोल हमारी ज़िंदगी का वही है कि हम खुश हैं या नहीं हैं। तो पढ़ते रहिए, हालांकि मेहनत करते रहिए, कम समय को ज़ाया ना करें कभी भी, है ना, क्योंकि और नींद जितनी ज़रूरी हो उतनी ही लें, है ना। ज़्यादा सोना भी
हमारे लिए ठीक नहीं होता है। तो थैंक यू वेरी मच। चैनल को सपोर्ट करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। अगर आपको ये वीडियोस, मेरी बातें आप तक पहुंच रही हैं, मैं आपको थोड़ा सा भी समझा पा रहा हूं, तो प्लीज़ ये चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। बस और कुछ नहीं चाहिए, सपोर्ट ही चाहिए थोड़ा सा। अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो हमें खुशी होगी कि हाँ, कोई हमारी बात को फॉलो कर रहा है, हमारी बात को समझ रहा है। क्योंकि बस इसीलिए ये वीडियोस बनाए जा रहे हैं कि केमिस्ट्री को एक साधारण सी भाषा में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।